Welcome back, students. Hope you all guys are fine. Today we are going to start our new chapter, gravitation, and gravitational force acting on the surface of Earth, which lies on the surface of Earth. First of all, we are going to discuss what is gravitation. Gravitation is a force of attraction between any two heavenly bodies. Suppose we have two bodies. Suppose this is our body A and this is our body B. Then the force of attraction between these two bodies is known as the gravitational force. Okay, gravitational force is a fundamental force. We have four type of fundamental forces. First one is gravitational force, next one electromagnetic force, nuclear force, and weak nuclear force. So our gravitational force is the weakest force in nature. Okay, and it is always attractive in nature. It is always attractive in nature. First of all, what is gravitational force? It is defined as the force of attraction between any two or more heavenly bodies. Between any two or more heavenly bodies means आकाश के अंदर घूमने वाले जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बीच में, या फिर हम बोलें कि स्टार्स के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ओके, और ये हमेशा ही कैसा रहता है? नेचर के अंदर अट्रैक्टिव रहता है, ये कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं रहेगा. अगर हम बात करें अर्थ और मून सिस्टम के बारे में, तो अर्थ क्या करती है? हमारे मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है. और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारा सन है वो प्लैनेट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से वो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स और सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर. और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल, हमें पता है कि सर्कुलर मोशन के अंदर जब भी कोई भी बॉडी होती है तो उसके लिए दो तरह के फोर्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो क्या किसकी तरफ लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगता है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, और यहाँ पर अगर हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं या फिर अर्थ और मून सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करवाता है. ओके, सो ये हमारे पास थोड़ा सा जनरल नॉलेज थी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. अब हमें पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? अगर हमारे पास सपोज दो बॉडीज हैं ए और बी, जिनका मास है m1 और m2, और जिनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज कैपिटल R के इक्वल है. ओके, सपोज वी हैव टू बॉडीज A and B हैविंग masses m1 and m2 and their centers are separated by a distance of r. Then the force of gravitation between these bodies will be first directly proportional to the product of masses and second one, it is inversely proportional to the square
डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ओके, तो ये हमारा क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट है। क्या, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी लगेगा दो हेवनली बॉडीज के बीच में, वो किसके इक्वल रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। अगर यहाँ से हम इसे न्यूमेरिकली लिखना चाहें तो किसके इक्वल रहेगा, फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट मासेस का प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ पर, m1 इंटू m2, एंड सेकेंड वन है हमारा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर हमने जो हमारे हेवनली बॉडीज हैं उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कैपिटल आ गया है, तो ये फोर्स क्या रहेगा हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहाँ से रिमूव करते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल G, m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हेवनली बॉडीज having masses m1 and m2 and their centers are separated by a distance of capital R, and here capital G is known as universal gravitational constant. It is known as the universal gravitational constant. Here G is called universal gravitational constant. Here we have used a word universal. Universal means that the value of G remains constant all over the universe. Means हम पूरे के पूरे यूनिवर्स में या हमारे सोलर सिस्टम के अंदर या फिर हमारी जो सोलर सिस्टम से बाहर है गैलेक्सी के अंदर या फिर किसी दूसरी गैलेक्सी के अंदर भी चले जाते हैं तब भी हमारे पास जो G की वैल्यू है वो सेम ही रहती है, इसकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, और G की जो वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो रहती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपको आंसर देना होगा कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या रहती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ से आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं यूनिट को, कैसे, यहाँ से हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, तो जी यहाँ से रहेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अगर यहाँ से हम यूनिट्स को लिखना चाहें तो क्या रहेगा, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय एक मास के लिए किलोग्राम और दूसरे मास के लिए किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ से यूनिट आ जाती है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था और हमने डिस्कस किया कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बारे में। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और जो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो किस अमाउंट के अंदर लगता है। ओके, यहाँ से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एक और मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने वैल्यू निकाली कि फोर्स F क्या रहेगा, G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहीं से हमने G की वैल्यू को फाइंड आउट किया, G इज इक्वल्स टू F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ओके, अब इस रिलेशन के अंदर अगर हमारे पास इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 1 kg, अगर हमारे पास
दोनों के दोनों जो बॉडीज हमने ली ए और बी, दोनों का मास क्या है 1 kg के इक्वल है, और दोनों के जो सेंटर हैं उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर के इक्वल है। क्या कंडीशन ली हमने कि दोनों मासेस का, दोनों बॉडीज का मास कितना है 1 किलोग्राम के इक्वल है, और दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर के इक्वल है। तो यहाँ से हम जब ये वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाएगी। g इज इक्वल्स टू f 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इंटू 1। तो रिजल्ट क्या रहेगा, g इज इक्वल्स टू f, g इज इक्वल्स टू f। यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूमेरिकली किसके इक्वल रहता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज हैविंग मासेस 1 किलोग्राम एंड देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय a distance of 1 मीटर। ओके, मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा किसके इक्वल रहेगा न्यूमेरिकली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, या फिर बोलने की ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल रहेगा। किन बॉडीज के, उन बॉडीज के जिनका मास किसके इक्वल है 1 किलोग्राम के इक्वल है, और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर के इक्वल है। ओके, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट्स एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास फिर से यही केस ले लिया जाए कि इफ वी हैव टू बॉडीज m1 एंड m2 हैविंग मास 1 किलोग्राम एंड देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा। तो यहाँ से हम ग्रेविटेशनल फोर्स जब फाइंड आउट करेंगे तो F इज इक्वल्स टू, यही रिलेशन दोबारा से यूज करेंगे, G m की जगह पर m1 की जगह पर 1, m2 की जगह पर भी 1 डिवाइड बाई r की जगह पर भी 1 स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल्स टू G। तो F इज इक्वल्स टू G एंड द वैल्यू ऑफ G इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ओके, अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनका मास 1 किलोग्राम है और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर के इक्वल है, तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन के इक्वल रहेगा। ओके, अब यहीं पर हम बात करते हैं कि हमने जो पहली बॉडी है m1 जिसको हम मान रहे हैं, m1 सपोज ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ के सरफेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और अर्थ का मास कितना है हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ये हमारा अर्थ का मास है। ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और सपोज हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर ही हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस के ऊपर और उसका मास हमारा 1 किलोग्राम के इक्वल है। ओके, 1 किलोग्राम के इक्वल है, मीन्स हमने क्या पोजीशन ली यहाँ पर, सपोज ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सरफेस के ऊपर हमने ये कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके, और अर्थ का मास यहाँ पर कितना है 6 इंटू 10⁻24 और इस ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम। तो हमें क्या लेना है कि दोनों के दोनों बॉडीज जो हमने ली थी उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमने लिया था। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों बॉडीज के सेंटर का डिस्टेंस चेक करेंगे तो वो किसके इक्वल रहेगा, लगभग हमारे अर्थ के रेडियस के इक्वल रहेगा। और अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के इक्वल रहता है हमारे पास अर्थ का रेडियस। ओके, तो यहाँ से अगर हम किलोमीटर के अंदर है, इसको मीटर के अंदर अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। और अगर इसको हम और सिंपली ज़्यादा सोल्व करना चाहें तो ये रहेगा हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर के इक्वल। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, या फिर हम बोले कि एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है और उसका ये डिस्टेंस है कहाँ से, अर्थ के सेंटर से। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू रहेगी, आर क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर की इक्वल। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि अर्थ इस 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करती है।
तो ये किसके इक्वल रहेगा, फिर से हम वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट रहेगा F इज इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ G we will put 6.67 into 10 raised to power minus 11, and in place of m1 we will put the mass of earth, it is 6 into 10 raised to power 24 into m2 की जगह पर क्या रहेगा 1 किलोग्राम, 1 पुट कर देंगे, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.4 into 10 raised to power 6 आर स्क्वायर है। अब इस क्वांटिटी को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 9.8 न्यूटन। ओके, तो अर्थ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जिसका मास क्या है 1 किलोग्राम मास है, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करती है 9.8 न्यूटन के इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती है। ओके, ये तो होगी कुछ लाइटर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, दो लाइट ऑब्जेक्ट्स लिए m1 और m2 जिनका मास 1 किलोग्राम के इक्वल था और उनके बीच के जो डिस्टेंस थे वो 1 मीटर के इक्वल्स थे। तो ये तो था लाइट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब दूसरा हमने केस कंसीडर किया व्हेन m1, एक तो क्या ले लिया हमने हैवी ऑब्जेक्ट ले लिया और दूसरा हमने लाइट ऑब्जेक्ट ले लिया, मींस अर्थ के सरफेस के ऊपर ही एक छोटे से ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी। अब थर्ड हम बात करते हैं कि दोनों के दोनों ही ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं। हैवी ऑब्जेक्ट्स का केस हम ले रहे हैं और अर्थ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है हमारे मून के ऊपर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सपोज ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ओके, अर्थ का मास हमें पता है, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 किलोग्राम, और मास ऑफ मून ये भी आपको याद होना चाहिए, ये है 7.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 किलोग्राम। और हमें पता है कि अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर का जो हमारा डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है 3,84,000 किलोमीटर के बराबर। ओके, 3,84,000 किलोमीटर के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज लिखें तो m1 मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 किलोग्राम। नेक्स्ट वन m2 इज इक्वल टू मास ऑफ मून दैट इज 7.4 into 10 raised to power 22 kilogram, and the distance between the centers of these bodies is equals to r, and r is equals to 3,84,000 किलोमीटर। अब इसको मीटर के अंदर अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा 10 raised to power 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 384,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power 3 मीटर। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं तो किसके इक्वल रहेगा 3.84 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, इट इज 10 रेज़ टू पावर 3 and 5 8, 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर। ओके, अब यही वैल्यूज हम क्या करेंगे, हमारे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं F इज इक्वल्स टू इन प्लेस ऑफ G हमारे पास क्या रहेगा 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, और m1 द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24, एंड m2 इज मास ऑफ मून दैट इज 7.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 अपॉन r, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड मून इज 3.84 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 स्क्वायर। अब इस फ्रैक्शन को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20 न्यूटन, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या रहेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द मून सिस्टम। ओके, अब अगर हम बात करें ये ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स
थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अब हमने यहाँ पर फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर बताया कि m1 और m2 हमने दो ऑब्जेक्ट लिए जो क्या करते हैं, जिनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल रहता है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर के। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने बात की थी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर हमने कहीं पर भी ये बात नहीं की कि ये जो फोर्स लगा है, ये हमने जो जिस फोर्स के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, ये जो फोर्स लगा है ये m1 लगा रहा है m2 के ऊपर या फिर m2 लगा रहा है m1 के ऊपर, इसके बारे में हमने कहीं पर भी बात नहीं की। लेकिन अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर हमने अर्थ और मून सिस्टम लिया है, अर्थ एंड मून सिस्टम। तो अब यहाँ पर हमने जो फोर्स की वैल्यू निकाली है वो फोर्स किसके इक्वल आया है, F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। अब सपोज कर दिया हमने कि अर्थ ने ये फोर्स लगाया, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून, FEM से लिखा मैंने, फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन द मून इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। और सपोज ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इस डायरेक्शन के अंदर अर्थ क्या करेगी, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर हम न्यूटन्स लॉ थर्ड लॉ के बारे में बात करें तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स अर्थ ने मून के ऊपर लगाया है अट्रैक्टिव फोर्स, उतना ही अमाउंट के अंदर मून भी FME फोर्स एक्सर्टेड बाय मून ऑन द अर्थ भी लगाएगा, क्या करेगा, मून भी क्या करेगा, अर्थ के ऊपर सेम अमाउंट में फोर्स लगाएगा। लेकिन ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी टू द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। ओके, सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।